इस वीडियो में आज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चैप्टर इलेक्ट्रिकल हीटिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्चतम होता है? करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करंट हो जाएगा। डायरेक्ट आर्क फर्नेस में क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आपके ये एक भट्ठी है, ठीक है, और इसमें एक कोयल रहती है। ओके, इस पर क्या होता है कि आपका जितना भी मटेरियल होता है जिसे गर्म करना होता है, ठीक है, उसे डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब इसी में डाल दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट हीटिंग होती है। तो इस जितना ज़्यादा आपकी करंट रहेगी उतना ही ज़्यादा हीटिंग उत्पन्न होगी, क्योंकि हीटिंग का फार्मूला जो होता है, हीटिंग का फार्मूला जो होता है तो हीटिंग का फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आपका जितना भी आई करंट मतलब बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हीट डेवलपमेंट होगा, उत्पन्न होगा। और गैस नेक्स्ट की बात कर लें। क्वेश्चन अगला, डायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्नलिखित में से कौन से पावर फैक्टर होते हैं? यूनिटी, लो, लैगिंग, लो, लीडिंग, एनी ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में मोस्टली जो पावर फैक्टर होगा, जैसे ही कि हमने बता दिया कि जो करंट होती है, ठीक है, अब करंट मान लीजिए आपकी बढ़ रही है। जब करंट बढ़ेगी तो क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इन प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है, विविध क्रमानुपाती होता है। तो पावर फैक्टर आपका पावर फैक्टर हो गया। अब करंट बढ़ेगी तो पावर फैक्टर लो हो जाएगा, ऐसी बात है। अब हमें अगर तो करंट बढ़ रही है तो क्या होगा, पावर फैक्टर हमेशा लो होगा और नीचे लेग होता चला जाएगा। ओके गाइस, घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। डैश का प्रयोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है? एडी करंट हीटिंग, आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनको गर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग को? तो कौन सी इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे आप इस वाले में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या करते हैं, हीटिंग में क्या करते हैं कि दो मेटल के आपके रहेंगे, ठीक है, इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिव मटेरियल भर देते हैं जिससे एज ए कैपेसिटर रहता है वैसे, और इसको अंदर हीट कर दिया जाता है, हीटिंग किया जाता है। ओके गाइस, यहाँ से लगा के मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगा दी हमने, या फिर कोई भी डिवाइस लगा दिया, कुछ इस प्रकार का डायग्राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। चाप भट्टियों को किस पावर फैक्टर पर संचालित करना चाहिए? 0, 0.707 लैगिंग, यूनिटी 0.707 लीडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं।
प्रेरण तापन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इंडक्शन हीटिंग रिएक्शन निम्न में से किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर आधारित है? थर्मल आयरन रिलीज प्रिंसिपल, न्यूक्लिड हीटिंग प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें तापी चालक का उच्चतम मान होता है? वाटर, स्टीम, सॉलिड, आइस, मेल्टिंग। तो आपका जो तापी चालक होता है उसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम हीटिंग कंडक्टर का मान उच्चतम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सॉलिड आइस में जो थर्मल चालकता या कह सकते हैं कंडक्टिविटी है, सॉरी चालकता है, वो ज़्यादा होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। विकिरण हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। एनीलिंग ऑफ मेटल, मेल्टिंग ऑफ फेरस मेटल्स, हीटिंग ऑफ लिक्विड इन इलेक्ट्रिक केतली, ड्राइंग ऑफ पेंट एंड वार्निश। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत से हीटिंग का लाभ है क्विकर ऑपरेशन, मतलब जल्दी तुरंत स्टार्ट हो जाता है। हायर एफिशिएंसी, एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस, ऑल ऑफ इवोग। तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसका लाभ तो है जल्दी से आसानी से उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक है। इस पर जो हम कह सकते हैं जो प्रदूषण वाली गैसें होती हैं वो उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। निम्न में से किसका ऊष्मी चालकता का मान उच्च होता है? निम्न में से किसका ऊष्मी चालकता का मान उच्च होता है? कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास। तो कॉपर की स्पेलिंग आप लोग सही कर लेंगे, CO, ठीक है। ओके गाइस, कॉपर लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील, निम्न में किसमें ज़्यादा ऊष्मी कंडक्टिव चालकता होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कॉपर होता है, ठीक है, इसकी चालकता हाई होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्न में से किस हीटिंग विधि का पावर फैक्टर उच्च होता है? आर्क हीटिंग, जाहिर सी बात है आर्क में करंट हाई होती है तो इस पर पावर फैक्टर हाई नहीं होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इस पर भी आपकी करंट हाई रहती है तो पावर फैक्टर लो हो जाता है। इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, जो हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग होती है इस पर पावर फैक्टर आपका बढ़ जाता है। ओके गाइस, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। किस विधि में लीडिंग पावर फैक्टर होता है? आर्क हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग या रेजिस्टेंस हीटिंग। तो लीडिंग की बात किया गया है तो मोस्टली जो ज़्यादातर देखते हैं हम केस, हालांकि ये जो आर्क बिल्डिंग होती है इस पर पावर फैक्टर लीडिंग करता है पर बहुत ही लो, मतलब लो हो जाता है। लो पावर फैक्टर पर ही हम आर्क बिल्डिंग करते हैं और इंडक्शन, ठीक है। तो इन तीनों में देखा जाए तो आपका जो डायरेक्टिक हीटिंग होती है उसमें आपका पावर फैक्टर
लीड ज़्यादा करता है, ठीक है। ओके गाइज, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हीटिंग की बात कर लें। हीटिंग की कौन सी विधि सप्लाई की फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती? इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है उस पर फ्रिक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं होता। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण रेडिएशन को परिवर्तित कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी या ट्रांसपेरेंट बॉडी? तो ऑप्शन नंबर आपका वाइट बॉडी, ठीक है, सही हो जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मस्ट बी डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। बोथ बॉडी मस्ट बी सॉलिड, बोथ bodies must be in contact, at least one of the bodies must have some source of heating। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इंडक्शन हीटिंग में, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंडक्शन हीटिंग में सामान्यतया उच्च होता है फेज एंगल, फ्रिक्वेंसी, करेंट, वोल्टेज। क्या उच्च होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। घरेलू केक बेकिंग ओवन में ताप को कंट्रोल किया जाता है। वोल्टेज वेरिएशन, थर्मोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन। तो इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में उच्च तापमान को सहन करने के लिए हीटिंग एलिमेंट बना होता है। किसका बना होता है? निकल, कॉपर, नाइक्रोम, सिलिकॉन, कार्बाइड या सिल्वर। तो आपका जो रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले के लिए जो हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है वो आपका सिलिकॉन, कार्बाइड का बनाया जाता है। ज़्यादातर या तो नाइक्रोम के बने होंगे या फिर सिलिकॉन कार्बाइड के बने होंगे। इससे हमारा जो हीटर होता है उसमें आपका जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ओके, बट आपका जो रेजिस्टेंस हीटिंग विधि होती है उसका एलिमेंट जो बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में अधिकतम ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एनी ऑफ दी वो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है। ओके गाइस, रेडिएशन के कारण ही इनडायरेक्टली आपके कह सकते हो कि जो मटेरियल होता है उससे जो आप जो यूज कर रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। रेडिएशन के कारण ये होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। आर्क भट्टी में कोक का कार्य क्या होता है? टू स्टेबलाइज द आर्क, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, टू रिड्यूस सेवेरिटी ऑफ द सर्ज, नॉन ऑफ द। तो चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक भट्टी में ऑटोमेटिक ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट, थर्मोकपल, ऑटो ट्रांसफार्मर, हीटिंग एलिमेंट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल। इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थर्मोकपल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। फॉर रेडिएंट हीटिंग अराउंड 2200
50 डिग्री सेल्सियस द हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड ऑफ कॉपर एलॉय, कार्बन, टंगस्टन एलॉय, स्टेनलेस स्टील एलॉय। इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड बना होता है टंगस्टन, ग्रेफाइट, सिल्वर, कॉपर। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें। डायरेक्ट आर्क भट्टी का पावर फैक्टर होता है यूनिटी, लो लेगिंग, लो लीडिंग, एनी ऑफ दी अबोव। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में निम्न में से किसका मान उच्च होता है? किसका मान उच्च होता है? करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एनी ऑफ द अबोव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में निम्न में से किस कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कोल, सिल्वर, कॉइन, कोल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वेक्टर में प्रयोग की जाने वाली हीटिंग की विधि है रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, आर्क हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नाइक्रोम तार को सुरक्षित रूप से किस ताप तक गर्म करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1450 डिग्री सेल्सियस, 1150 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो नाइक्रोम तार होता है उसे 1150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यदि किसी भट्टी को लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर दिया जाए तो ताप तत्वों के लिए निम्न में से किस सामग्री का चयन किया जाना चाहिए? यूरेका, कंथाल, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, कार्बो कंपाउंड, नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। औरक्त तापन में पदार्थ चार्ज को गर्म किया जाता है विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। वैद्युत आर्क भट्टी में प्रयोग किया जाता है कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, सोल्डर वर्क इलेक्ट्रोड, उपरोक्त सभी। तो आर्क जो भट्टी होती है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ग्रेफाइट और सोल्डर वर्क के इलेक्ट्रोड मतलब सभी आप यूज कर सकते हैं आर्क भट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इलेक्ट्रिक हीटिंग विधि द्वारा तापन होता है प्लास्टिक, लोहा, जल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, हम पहले बता दें, जो आपके नॉन कंडक्टिव मटेरियल है उनका हीटिंग किया जाता है। ओके। तो यहाँ पर नॉन कंडक्टिव मटेरियल कौन है? आपका प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ऐसे पदार्थ जिनका फ्लेम द्वारा तापन संभव नहीं है उन्हें गर्म करते हैं। डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका ज्वाला के साथ, लौ के साथ उसको हीटिंग नहीं कर सकते। आर्क हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, परावैद्युत हीटिंग, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा संभव नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे पदार्थ जिनका फ्लेम के द्वारा तापन संभव नहीं है तो उन्हें कैसे गर्म करेंगे? भाई आप आर्क वाले करोगे तो इसमें भी आर्क ज्वाला निकलेगी, फ्लेम निकलेगी। ठीक है।
नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, हीटिंग तो हो पाएगी नहीं जल्दी, तो वो जल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इसी में तुम जा तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो आपका सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में होना चाहिए हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी है लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में क्या क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है साल्ट, पथ, फर्नेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। साल्ट पथ हीटिंग में धारा का प्रवाह होता है ओनली थ्रू द साल्ट पथ, ओनली थ्रू द मटेरियल बीइंग हीटेड थ्रू बोथ ए वी, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ऊष्मा को उच्चतम तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। हीटिंग की किस विधि में दक्षता उच्च होती है, एफिशिएंसी हाई होती है? सॉलिड फ्यूल, ऑयल हीटिंग, गैस हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो आप लोग इन ऑप्शन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग में एफिशिएंसी हाई होती है, गैस, ठीक है। बाकी तीनों गैस है, ऑयल है और सॉलिड फ्यूल में इनमें क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। इस पर प्रदूषण नहीं होता। इन तीनों में सॉलिड, ऑयल और गैस में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, गैसें निकलती हैं जिससे क्या होता है कि बीमारी तरह तरह की होने लगती हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग में ना तो धुआं निकलता है ना ही किसी प्रकार की गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 39। डायरेक्ट सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है वाटर हीटिंग, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, ऑल ऑफ दी एबो। तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइस, 39 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर कलेक्टर का कार्य परिवर्तन करना है डैश सोलर एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी रेडिएशन, सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। ओके गाइस,